पिछली गर्मियों में मैंने स्कूल न जाने का फैसला किया और इसके बजाय अपने कॉलेज के नजदीक एक गैस स्टेशन पर नौकरी कर ली। मैं स्कूल के बारे में थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहा था, इसलिए मैं छुट्टी के दौरान कुछ पैसे कमाना चाहता था। गैस स्टेशन उन पहली जगहों में से एक था जहां मैंने नौकरी के लिए पूछा था और यह आखिरी जगह थी जिसने मुझे जल्दी से काम पर रखा। मुझे लगा कि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं केवल रात के समय रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक काम कर सकता हूँ। मुझे पता था कि इससे मेरी नींद का शेड्यूल और भी उलझन भरा हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे आजमाने का फैसला किया और देखा कि यह कैसा रहता है। मेरे आश्चर्य के लिए यह उतना बुरा नहीं था जितना मैंने उम्मीद की थी। मेरी कार्यपारी की शुरुआत में चीजें वास्तव में व्यस्त और थोड़ी व्यस्त थी, लेकिन फिर यह बहुत शांत हो जाता था, खासकर सुबह 5 बजे तक। इससे मुझे साफ सफाई करने, चीजों को वापस अलमारियों में रखने और फिर से व्यस्त होने से पहले थोड़ा आराम करने का समय मिल जाता था। कभी कभी कोई व्यक्ति जो थोड़ा अजीब लगता था या परेशानी का कारण बनता था, वह अंदर आ जाता था, लेकिन कभी कुछ बुरा नहीं होता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। यह गुरुवार का दिन था, जो आमतौर पर एक शांत रात होती है। मेरे साथ काम करने वाला मेरा एक दोस्त आधी रात तक रुका, लेकिन फिर वे घर चले गए और मैं अकेला था। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही लगभग 2 बजे थे। तभी एक आदमी अंदर आया और मुझे उसके बारे में तुरंत बहुत असहज महसूस हुआ। एक आदमी था जिसके बाल नहीं थे और कुछ अजीब दिखने वाले टैटू थे, और मुझे लगा कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे अलग अलग लोग पसंद नहीं है। उसने अपने बहुत पुराने और गंदे ट्रक को उन लोगों के लिए एक विशेष स्थान पर पार्क किया था जिन्हें अतिरिक्त मदद की जरूरत थी, लेकिन मैं उसके साथ इस बारे में झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने मुझे कुछ बुरा देखा क्योंकि मैं उससे अलग दिख रहा था। 1:58 बजे वह स्टोर में आया और थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमता रहा। अंत में वह केवल बियर का एक केस खरीदना चाहता था, लेकिन उस समय तक यह पहले से ही 2:01 हो चुका था, और मेरे शहर में एक नियम है कि आप 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शराब नहीं खरीद सकते। इसलिए मैंने उसे विनम्रतापूर्वक बताया कि वह बियर नहीं खरीद सकता। वह वास्तव में क्रोधित हो गया और इस बारे में बात करने लगा कि हमें जो भी करना है करने की अनुमति होनी चाहिए और यह नियम मूर्खतापूर्ण है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं बस अपना काम कर रहा था, लेकिन वह मेरे बारे में बुरी बातें कहता रहा, जैसे कि मैं बिना सोचे समझे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर वह इस तरह से व्यवहार करता रहेगा तो उसे बस चले जाना चाहिए। वह अचानक से अच्छी तरह से बात करने लगा और कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने सुझाव दिया कि मुझे थोड़ी देर के लिए नियम तोड़ देना चाहिए क्योंकि वह 2 बजे रात को आएगा। उसने एक अच्छी बात कही, इसलिए मैं उसे जाने देने के लिए सहमत हो गया। मैंने उसे बियर की एक कैन बेची और फिर उसने सिगरेट का एक पैकेट भी मांगा। मैंने उसे तंबाकू दिया क्योंकि इसे बेचना ठीक था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर स्टोर से बाहर चला गया और मुझे एक पल के लिए खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर मैं फिर से चिंतित हो गया। मुझे लगा कि वह बस अपने ट्रक में बैठकर चला जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने ट्रक का पिछला हिस्सा खोला, बैठ गया और बियर की कैन पीने लगा। मुझे लगा कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं सही था। थोड़ी देर बाद पहले वाले के बगल में एक और ट्रक रुका और 2 आदमी उतरे। उन दोनों के बाल बहुत छोटे थे और बहुत सारे टैटू थे। वे पहले ट्रक के पीछे खड़े थे, धूम्रपान और शराब पी रहे थे। मुझे पता था कि मुझे उनसे बात करने और उन्हें यह बताने की जरूरत है कि वे स्टोर के सामने नहीं घूम सकते हैं, और इस तरह से बाहर शराब पीना कानून के खिलाफ है, खासकर कार के पास। मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि कुछ लोग खिड़की से मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि वे जानते थे कि मैं क्या सोच रहा था और चाहते थे कि मैं कुछ करूं। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त साहसी हो पाता, एक और बड़ी कार उनके बगल में रुकी और 2 और आदमी पहले समूह में शामिल होने के लिए उतर गए। वे सभी स्किनहेड्स के एक ही समूह का हिस्सा लग रहे थे। मुझे लगा कि वे एक बार से आ रहे हैं जो अभी अभी बंद हुआ है और वे अभी घर नहीं जाना चाहते। यह सबसे सही बात थी, लेकिन मुझे चिंता होने लगी कि वे स्टोर में आग लगाने की कोशिश कर सकते हैं। मालिक की पत्नी मेक्सिको से थी और फिर एक आदमी स्टोर में वापस आया। वह पहले से भी ज्यादा नशे में लग रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। वह बियर का एक और केस लेकर कैश रजिस्टर की ओर चला गया। मैं उससे कहना चाहता था कि उसे यह नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वह शायद इसके लिए भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने मुझे गर्व से देखा और कहा कि वह अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहता। मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने वह नहीं किया जो वह चाहता था तो वह मुझे चोट पहुंचा सकता है। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं उसके सामने पैसे गिनने से बहुत डर रहा था। लेकिन फिर उसने मुझे यह कहकर चौंका दिया कि मैं अतिरिक्त पैसे रख सकता हूं, जैसे कि वह मुझे एक बड़ी टिप दे रहा हो। उसके बाद वह बाहर चला गया और उसके सभी दोस्त खुश थे क्योंकि उन्हें बियर का एक नया बॉक्स मिला था। वे एक साथ काम कर रहे थे और 24 कैन में सभी ड्रिंक खत्म कर चुके थे। फिर मैंने देखा कि वे खाली कैन को जमीन पर फेंक रहे थे और उन्हें लात मार रहे थे। मैं वास्तव में निराश महसूस कर रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं इन मूर्ख बच्चों के साथ फंस गया हूं और मुझे चिंता थी कि मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं या कुछ बुरे बच्चे मेरे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं क्योंकि मैं उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता था। कल्पना कीजिए कि आप रात में बाहर हैं और आप एक ट्रक पर बैठे शोरगुल मचाने वाले उपद्रवी लोगों के समूह को शराब पीते और धूम्रपान करते हुए देखते हैं। वे बहुत डरावने लगते हैं और ज्यादातर लोग उनके पास से गुजरने या स्टोर में जाने से भी डरते हैं। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ और कुछ समय बाद मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई अंदर न आ सके। फिर मैंने अपने दफ्तर से पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद एक पुलिस गाड़ी आई और लोगों को जाने के लिए कहा। मैंने बाहर कुछ चिल्लाते हुए सुना, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे। मैं कुछ मिनटों के लिए थोड़ा डरा हुआ था, उम्मीद कर रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुशी है कि वे बहुत ज्यादा परेशानी पैदा किए बिना चले गए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह वास्तव में शोरगुल करने के कितने करीब था। पुलिस अधिकारी तब तक रुका रहा जब तक वे चले नहीं गए और फिर वह भी जाने वाला था। उसके जाने से पहले मैं बाहर गया और उससे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा, जबकि मैं उनके द्वारा की गई गंदगी को साफ कर रहा हूं। मुझे चिंता थी कि वे वापस आ सकते हैं और उनके मजे को खराब करने के लिए मेरे साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। अगले दिन मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं वास्तव में डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि अगर वे डरावने लोग वापस आ गए तो मैं कैश रजिस्टर पर रहूं। लेकिन अब मुझे चिंता है कि मैं उनमें से किसी को शहर में देख सकता हूं और वे मुझे याद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे क्या कर सकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि मेरे शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं और हमेशा मुश्किलें खड़ी करते हैं। बहुत समय पहले मैं एक छोटी सी कॉफी शॉप में कॉफी बनाने का काम करता था। यह कॉफी शॉप इसलिए खास थी क्योंकि इसमें स्थानीय कलाकार और संगीतकार परफॉर्म कर सकते थे, जैसे कोई छोटा कॉन्सर्ट या शो। आज भी जब शाम को ओपन माइक नाइट होती है तो इसमें बहुत से ग्राहक आते हैं और वे सुबह 2 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन जब मैंने साल 2020 से पहले वहां काम किया था तो वे गुरुवार से रविवार तक पूरे दिन और रात खुले रहते थे। वहां काम करने वाले ज्यादातर लोग रात में काम करना पसंद नहीं करते थे। काम के घंटे आसान थे, लेकिन उन्हें ज्यादा टिप नहीं मिलती थी क्योंकि बहुत से लोग नहीं आते थे।
मुझे कम वेतन की परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे लंबे समय तक खुली एकमात्र दुकान चलाते हुए अकेले रहना पसंद नहीं था। दुकान एक अच्छे इलाके में थी, लेकिन यह एक ऐसे इलाके के पास थी जो इतना अच्छा नहीं था, और ईमानदारी से कहूं तो रात में कोई अच्छी जगह नहीं होती। सच कहूं तो मुझे रात में देर से काम करते समय दराज में $50 से ज्यादा नहीं रखने को कहा गया था। मुझे डर था कि कोई मुझे स्टोर के किसी डरावने हिस्से में ले जा सकता है, इसलिए जब भी मुझे रात में काम करना होता तो मैं अपने किसी दोस्त से अपने साथ रहने के लिए कहती। निक नाम का एक बहुत अच्छा लड़का था जिसने मेरी बहुत मदद की। हम साथ में मस्ती करते थे और मैंने उसे कुछ गुप्त बियर लाकर कुछ पैसे भी कमाए। मेरे आसपास कोई और होना अच्छा था क्योंकि मैं अकेली लड़की थी। जब मैं व्यस्त होती तो निक अपने कंप्यूटर पर काम करता, और जब काम ज्यादा व्यस्त नहीं होता तो हम बातें करते। हम लंबे समय से दोस्त थे और हम और भी करीब आ गए क्योंकि हमने साथ में बहुत समय बिताया। लेकिन हम सिर्फ दोस्त थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निक मेरे साथ काम करने वाले कई लोगों के भी दोस्त थे। हम मजाक करते थे कि निक कॉफी शॉप के बारे में इतना जानता है कि अगर वह चाहे तो वहां काम कर सकता है। वह बस हंसता और कहता कि फोटोग्राफर बनना ही वह काम है जो वह वास्तव में करना चाहता था। हम हमेशा उसका मजाक उड़ाना पसंद करते थे। मुझे लगा कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, और अगर कभी हमारे बीच कोई समस्या हुई तो शायद यह सिर्फ एक रात की मूर्खतापूर्ण गलती की वजह से होगी। लेकिन फिर 2019 की गर्मियों में एक शांत शनिवार की रात, मैं सप्ताहांत के लिए अपनी आखिरी रात की शिफ्ट में काम कर रहा था। मैंने अपने दोस्त निक के बिना 2 रातें काम किया था क्योंकि वह अपने परिवार में एक शादी में गया था। मैंने गुरुवार और शुक्रवार को मेरी मदद करने के लिए एक और दोस्त को ढूंढा, लेकिन शनिवार की रात वे बहुत थके हुए थे और नहीं आए। मैं दुकान में अकेले होने से थोड़ा डर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। वह रात वास्तव में शांत थी और दोपहर 3 बजे तक मैंने केवल $10 का टिप बनाया था। लेकिन मैं खुश था क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे किसी भी पागल ग्राहक से निपटना नहीं था। फिर चीजें थोड़ी डरावनी हो गई। दुकान खाली थी, वहां केवल मैं था। मैं रोस्टर में कॉफी डालने में व्यस्त था जब मैंने अपनी आंख के कोने से सामने की खिड़की से किसी को चलते हुए देखा। मैंने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने थोड़ी देर तक इंतजार किया कि क्या कोई पिछले दरवाजे से अंदर आएगा, जिसका उपयोग ग्राहक भी कर सकते हैं। पूरा 1 मिनट बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। मैं थोड़ी देर के लिए कैश रजिस्टर के पास रुका। जब वहां अभी भी शांति थी और कोई भी अंदर नहीं आया, तो मैंने सोचा कि फर्श साफ करना एक अच्छा विचार होगा। मैं पोछा लगाने के लिए बाल्टी में पानी भरने के लिए पीछे गया। जब मैं सिंक चालू कर रहा था तो मैंने किसी को सामने के दरवाजे से अंदर आते सुना। मैंने आवाज लगाई कि मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। बाल्टी भरने के बाद मैंने उसे काउंटर के पीछे रख दिया। लेकिन जब मैं सामने पहुंचा तो अंदर आया व्यक्ति जा चुका था। मैंने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि वे बाथरूम गए हैं। जब मैं काउंटर के पीछे फर्श साफ कर रहा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा, जैसे कुछ ठीक नहीं है। मैंने दराज की जांच की, लेकिन वह ठीक लग रही थी। हालांकि पानी बह रहा था, फिर भी मुझे कुछ अजीब सुनाई दे रहा था। मैं नीचे झुका और बाथरूम के दरवाजों की ओर देखा। पुरुषों के कमरे का दरवाजा बंद था और लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि कोई उसका इस्तेमाल कर रहा था। मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई क्योंकि मुझे पता था कि वहां एक आदमी है, लेकिन मेरे पास चिंता करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था, इसलिए मैं बस उदास महसूस करता रहा। जब मैंने काउंटर के पीछे काम करना समाप्त किया तो बाथरूम का दरवाजा खुला और मेरे आश्चर्य से निक बाहर आया। जब मैंने उसे देखा तो मैं खुश और सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि वह वहां क्यों था। उसने मुझे बताया कि वह अभी अभी एक शादी से लौटा है और मिलना चाहता है।
मुझे बहुत खुशी हुई कि वह आया, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह मेरे घर से जो चाहे ले सकता है। फिर मैं उसके लिए ड्रिंक बनाने चली गई। मैंने छोटी टोकरी में कॉफी भरी और उसे मशीन में डाल दिया। मैं निक से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर मैं भूल गई कि मैं क्या कहने जा रही थी। उसका चेहरा खुशी से बहुत जल्दी शरारती हो गया और मुझे लगा कि मेरे अंदर एक ठंडक दौड़ गई है। मैंने निक से पूछा कि वह क्या कर रहा है। डर लग रहा था और पीछे हट गया। वह बहुत ही डरावने तरीके से मुस्कुराया और अपने पीछे से चाकू निकाल लिया। उसने कहा कि वह हमारी कॉफी बनाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ बहुत बुरा करने जा रहा है और वह हंस पड़ा। मैंने उस पर चिल्लाया कि वह मूर्ख न बने क्योंकि हम दोस्त हैं और कैमरे हम पर नजर रख रहे हैं। लेकिन निक मेरे करीब आने लगा, जिससे मैं और भी दूर हो गई। उसने कहा, हम दोस्त हैं और कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि कैमरे चालू ही नहीं है। वे कभी चालू ही नहीं होते। तुम्हें यह कैसे नहीं पता? मुझे डर लगा क्योंकि उसने मुझे स्टोर के पीछे की ओर धकेल दिया और मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर मैंने देखा कि उसने दोनों दरवाजे बंद कर दिए थे और खुला कहने वाले साइन को बंद कर दिया था ताकि कोई अंदर न आ सके। निक बहुत करीब आ रहा था और कहता रहा कि हमारे बॉस को लगता है कि हम हर रात ऐसा करते हैं। मैं बहुत गुस्सा हो गया और उसे रोकने के लिए चिल्लाया। मैं गीले फर्श पर फिसलने से बचने की कोशिश कर रहा था और खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। फिर उसने चिल्लाकर कहा कि मुझे उसे बहुत पहले ही वह दे देना चाहिए था जो वह चाहता था, और उसने कहा कि मैंने उसका बहुत समय बर्बाद किया। मैं बहुत डर गया और सोचा कि शायद मुझे किसी खास उपकरण से झटका लग सकता है। मैंने सैंडविच काउंटर पर कुछ ऐसा देखा जो मुझे लगा कि मेरी मदद कर सकता है। इससे पहले कि वह आदमी मुझे अपनी दुकान के पीछे खींचने की कोशिश करता, मैंने जल्दी से पैनिनी प्रेस पकड़ ली जो सैंडविच बनाने वाली मशीन है और उससे उसके सिर पर वार किया। उसने मुझे पकड़कर चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे रोकने में कामयाब रहा। जब फर्श पर पानी की वजह से वह नीचे गिर गया तो मैंने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। मैं जल्दी से काउंटर पर चढ़ गया, पीछे के दरवाजे से बाहर भागा और अपनी कार में बैठ गया। मैंने दरवाजे बंद किए और पुलिस को फोन किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि निक ने अपनी कार मेरी कार के सामने खड़ी कर दी थी, इसलिए मैं भाग नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद जब मैं मदद के लिए फोन पर बात कर रहा था तो एक आदमी मेरी कार में घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट की कोशिश के बाद भी वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए पुलिस के आने से ठीक पहले वह भाग गया। उन्होंने मेरी चोट का ख्याल रखा और मैंने उन्हें बिना कुछ भूले सब कुछ बता दिया। मैं इतना हैरान था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था। पता चला कि स्टोर में कैमरा सिर्फ सजावट के लिए था। हालांकि किसी को नहीं लगा कि मैं निक के बारे में झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मुझे आरोप वापस लेने पड़े क्योंकि मेरी नौकरी में परेशानी होने की चिंता थी और निक जेल से बाहर आने के बाद भाग गया। मुझे कुछ समय बाद ही एहसास हुआ कि उसने कुछ बहुत ही बुरे फैसले किए थे, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं अब उसकी मदद नहीं करना चाहता था। लंबे समय से किसी ने निक को नहीं देखा या उससे बात नहीं की और उसके बाद कॉफी शॉप पूरी रात खुली नहीं रही। कुछ लोग सोच सकते हैं कि जो कुछ हुआ उसके कारण मैंने वहां काम करना बंद कर दिया, लेकिन वास्तव में मैं कुछ महीने पहले तक वहां काम करता रहा। अपने गृहनगर को छोड़ने से पहले मैंने वफल हाउस में वेटर के रूप में काम किया, जो एक ऐसी जगह है जहां पूरे दिन और रात में खाना परोसा जाता है। मैंने रात की शिफ्ट चुनी क्योंकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकता था और लोग वास्तव में अच्छे थे और अच्छी टिप देते थे। रहने के लिए जगह खोजने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने में मुझे पूरा 1 साल लग गया, लेकिन उस दौरान मैंने कई ऐसी चीजें देखी जो मुझे आज भी याद हैं। मैंने जिन लोगों को देखा उनमें से ज्यादातर ट्रक ड्राइवर और रात में शहर से गुजरने वाले यात्री थे। शहर बस थोड़ी देर के लिए रुकने की जगह थी, ऐसी जगह नहीं जहां लोग आमतौर पर जाना चाहते थे।
वहां रहने वाले लोग ज्यादातर किसान और आसपास के खेत मालिक थे। साथ ही मेरे जैसे दूसरे लोग भी थे जो हाईवे के पास फास्ट फूड रेस्तरां और होटलों में काम करते थे। उस उदास शहर में रहने वाले आखिरी खास लोग यात्री, सहयात्री और वे लोग थे जिनके पास घर नहीं थे। उनमें से कुछ लोग वहां सिर्फ कुछ दिनों के लिए रुके, जबकि अन्य कई सालों तक वहां फंसे रहे। उन्हें रहने के लिए छोटी छोटी जगह मिली, जैसे पार्किंग स्थल और छत के नीचे, क्योंकि आसपास ज्यादा आश्रय नहीं था। वे भोजन या दूसरी जरूरी चीजें पाने के लिए मदद मांगते थे, जब तक कि उन्हें किसी दूसरी जगह जाने के लिए सवारी नहीं मिल जाती। मेरे काम का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा कुछ लोगों से निपटना था। पहले तो मैंने उन्हें समझने की कोशिश की, क्योंकि वे बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। लेकिन जल्द ही वे मेरे नियमित सहकर्मियों की तरह लगने लगे। कार्ल नाम का एक रसोइया था जो वहां लंबे समय से काम कर रहा था। वह सख्त था और उसने बहुत कुछ देखा था। उसे दूसरों से सिर्फ एक ही चीज अलग बनाती थी, वह थी कि उसे ग्रिल पर एक स्थिर नौकरी मिल गई थी। मैंने सुना है कि उसने कभी किसी पर कुर्सी नहीं फेंकी, लेकिन कभी कभी अगर कोई उसे परेशान करता तो वह खाना पकाने के औजार फेंक देता था। मैंने कार्ल की बॉडी लैंग्वेज को देखना सीखा कि कौन परेशानी में है और कौन नहीं। लेकिन कार्ल के आसपास होने के बावजूद भी चीजें अजीब हो सकती थी। एक रात मेरी यादों में बसी हुई है। मुझे याद नहीं कि वह कौन सा दिन था, लेकिन मुझे याद है कि चीजें असामान्य रूप से धीमी थी। सुबह करीब 4 बजे एक आदमी आया जो वास्तव में जगह से बाहर दिख रहा था। उसने गंदे कपड़े और फटी हुई जैकेट पहन रखी थी और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वह बिना कुछ कहे अपने सीने पर हाथ रखे हमारे पास से भाग गया और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। कार्ल और मैंने एक दूसरे को देखा और सोचा यह फिर से शुरू हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों को लगा कि यह कोई सामान्य बाथरूम आपातकाल नहीं था। मैंने कार्ल से पूछा कि क्या वह किसी को पहचानता है। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद हमें पता चला कि यह व्यक्ति सिर्फ 2 घंटे पहले ही यहाँ आया था और सभी से पूछ रहा था कि क्या वे उसे लिफ्ट दे सकते हैं। वह थोड़ा ज्यादा शोर मचा रहा था और हंगामा कर रहा था, इसलिए हमें उसे जाने के लिए कहना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी मदद करने वाला कोई नहीं मिला है। उस आदमी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था और मुझे चिंता होने लगी। अगर उसे मदद की जरूरत होती तो एम्बुलेंस आने में काफी समय लगता और उसे अस्पताल ले जाने में और भी ज्यादा समय लगता। कार्ल ने मुझे स्थिति संभालने के लिए कहा, इसलिए मैंने स्टोर में मौजूद एकमात्र ग्राहक से पूछा और उन्हें घर जाने के लिए कहा। जब मैं यह देखने गया कि बाथरूम में मौजूद व्यक्ति को मदद की जरूरत है या नहीं, तो मैंने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वे ठीक हैं। थोड़ी शांति थी और फिर मैंने एक उदास आवाज सुनी, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चोटिल हूँ। मुझे बस एक लिफ्ट चाहिए। इससे मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और जब मैंने सुना कि वह कितना चिंतित लग रहा था, तो मेरी पीठ में ठंडक महसूस हुई। मैं दरवाजा खोलने के लिए अपनी चाबी ढूंढ रहा था और मैंने बाहर खड़े आदमी से कहा कि मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। उसने चिल्लाकर कहा कि मुझे उसकी मदद करने के लिए बाहर आना होगा। मैं एक पल के लिए थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर मैंने जल्दी से चाबी को लॉक में डाला और उसे घुमाया। जब दरवाजा खुला तो मैंने कुछ बहुत ही डरावना देखा। बाथरूम पूरी तरह से खाली था। वहां कोई घायल आदमी नहीं था, कोई खून नहीं था और कोई गंदगी नहीं थी, बस कुछ भी नहीं। यह उतना ही साफ लग रहा था जितना मैंने पिछली बार साफ किया था, शायद उससे भी ज्यादा साफ। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है। कार्ल ने रसोई से चिल्लाकर पूछा कि क्या हो रहा है। मैं वास्तव में उलझन में था, इसलिए मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और एक कदम पीछे हट गया। मैंने कार्ल की ओर देखा और सच कहा, वहां कोई नहीं है, मैंने उससे कहा। कार्ल चिल्लाया, ऐसा मत कहो। मैंने कहा, बस जाकर खुद देख लो।
तो वह जल्दी से बाथरूम के दरवाजे से अंदर चला गया। जब उसने देखा कि मैंने क्या देखा, तो वह भी मेरी तरह ही हैरान था। वहां वास्तव में कोई नहीं था। फिर उसने पलटकर महिलाओं के कमरे में भी झांका। हमने चारों ओर देखा और पाया कि वह चला गया था और हमें इस पर यकीन नहीं हुआ। हम काउंटर के पीछे एक साथ बैठ गए और एक दूसरे से सवाल पूछने लगे, उम्मीद करते हुए कि शायद हम में से किसी ने उसे बिना देखे जाते हुए देखा हो। लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों जानते थे कि जब से वह अंदर आया था, हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हम उसे जाते हुए देख पाते। बस एक छोटे से पल में हमारी बातचीत बंद हो गई, क्योंकि हम दोनों ने खिड़की के बाहर कुछ अजीब देखा। एक व्यक्ति था जिसे हम नहीं जानते थे, जो हमारी ओर देख रहा था। हम उसका दाहिना हाथ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब हमने उसके चेहरे को देखा तो हमें एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ और था जो ठीक नहीं था। उसका चेहरा खून से लथपथ था, जैसे कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। उसकी नाक बुरी तरह से चोटिल थी और उसके होंठ पर एक बड़ा कट था जिसका एक हिस्सा गायब था, इसलिए हम उसके टूटे हुए दांत देख सकते थे। उसकी एक आंख इतनी सूजी हुई थी कि वह खुल नहीं पा रही थी और दूसरी आंख से खून बह रहा था। कार्ल और मैं एकदम स्थिर खड़े रहे और बिल्कुल भी हिले नहीं। उसने एक पल के लिए सांस भी नहीं ली। कुछ डरावने पलों के बाद यह समझने के बाद कि क्या हो रहा है, मैंने 9 जनवरी 2001 डायल करके मदद के लिए कॉल करने के बारे में सोचा। लेकिन जैसे ही मुझे नंबर याद आया, वह आदमी हिलने लगा। वह एक तरफ मुड़ा और बड़ी सामने वाली खिड़की के पार लंगड़ाते हुए चलने लगा। हम सब उसे चुपचाप देखते रहे। वह खिड़की के कोने पर पहुंच गया जहां खिड़की ने दिशा बदल दी। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हो रहा है? लेकिन कार्ल ने जल्दी से मुझे चुप करा दिया। मैंने देखा कि वह बहुत डरा हुआ लग रहा था और उसकी आंखें बड़ी थीं, जिससे मैं और भी ज्यादा डर गया। इस आदमी में कुछ ऐसा था जिसने कार्ल को वाकई घबरा दिया था, और इसका मतलब था कि जो हो रहा था उसके लिए हम तैयार नहीं थे। तभी हमने पीछे के कमरे से एक तेज आवाज सुनी। हम दोनों यह पता लगाने के लिए दौड़े कि तेज आवाज कहां से आ रही थी। यह बड़े फ्रीजर से आ रही थी। कोई गड़बड़ कर रहा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। कार्ल ने दरवाजा खोला और वह वहां था। यह एक आदमी था जिसने बर्गर पैटीज का एक डिब्बा खोला था और अपने हाथों में मांस का एक गुच्छा पकड़े हुए था। वह अपने दाहिने हाथ में कुछ पकड़े हुए था, जैसे कि वह एक ठंडा पैक हो। जब उसने हमें देखा तो उसने हिलना बंद कर दिया। उसके हाथ में जो खाना था वह जमीन पर गिर गया और हम उसका हाथ देख सकते थे। उसका हाथ अंगूठे के आकार में फंसा हुआ था, लेकिन उसकी कलाई वास्तव में चोटिल थी और उसका हाथ बमुश्किल त्वचा के एक छोटे से टुकड़े से उसकी बाह से जुड़ा हुआ था। एक डरावने पल के बाद जब अजनबी स्तब्ध हो गया और वास्तव में हैरान लग रहा था, वह अचानक फ्रीजर से बाहर भागा और मुझसे और कार्ल से टकरा गया। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, वह चिल्लाता हुआ बाहर भाग गया। मैं धीरे से उठा जबकि कार्ल जल्दी से डाइनिंग एरिया में गया, सामने के दरवाजे बंद किए और सभी लाइटें बंद कर दी। वह मुझे पीछे के कमरे में ले गया और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुमने पीछे का दरवाजा खुला क्यों छोड़ा? उसने चिल्लाया। मैंने उससे कहा, नहीं, यह बंद है, और दरवाजे की ओर इशारा किया, जो वास्तव में बंद था। अब कुछ भी स्पष्ट नहीं था, इसलिए हमने इसे समझने की कोशिश करना बंद कर दिया। हम वहां तब तक रहे जब तक सूरज नहीं निकला और सुबह की टीम नहीं आ गई। हमने सुनिश्चित किया कि दरवाजे बंद हों और छिपे हुए हों। जब हमने आखिरकार अपनी लंबी कार्य शिफ्ट समाप्त की और बाहर गए, तो हमने अपने शहर के पास सड़क पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस देखी। हमें पता चला कि एक व्यक्ति एक दुर्घटना में घायल हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, जहां कोई उसकी मदद किए बिना भाग गया था, और यह वाफल हाउस के बहुत करीब हुआ था। आधी रात के बाद ही उनका निधन हो गया,
लेकिन सूरज उगने तक किसी ने उन्हें नहीं देखा। उनका शरीर बुरी तरह से घायल था, लेकिन उनका अंगूठा अभी भी ऊपर की ओर था क्योंकि वह सवारी पाने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर तक उन्होंने उन्हें सड़क से हटा दिया था और जिस जगह पर वह गए थे उसे साफ कर दिया था, जिससे वह पहले से बेहतर दिखने लगा था। बहुत समय पहले मैं एक ऐसी जगह पर काम करता था जहां लोग रहते थे, एक तरह से एक बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग जैसी। इसे चलाने वाले लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित थे क्योंकि इमारत किस तरह से बनी थी। 1960 के दशक में कारों को पार्क करने के लिए 2 मंजिलें थीं, जहां आप सड़क से जा सकते थे, जिसका मतलब था कि किसी के अंदर जाने के कई रास्ते थे। इनमें से कुछ जगहों को कैमरे के लिए देखना मुश्किल था, इसलिए वे हमेशा सब कुछ होते हुए नहीं देख सकते थे। इस वजह से मुझे अपने काम के दौरान पूरी इमारत में 2 बार चक्कर लगाना पड़ता था ताकि यह पता चल सके कि कोई ऐसा व्यक्ति अंदर तो नहीं आया है जो वहां नहीं रहता था। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कभी-कभी कारें चोरी हो जाती थी, लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी पड़ती थी जिनके पास घर नहीं थे और वे गर्म और सुरक्षित रहने के लिए गैरेज में छिपे रहते थे। मुझे लोगों को वापस बाहर भेजना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन यह मेरे काम का हिस्सा था। कुछ महीनों तक वहां काम करने के बाद मुझे वे सभी जगह पता चल गईं जहां लोग छिपना पसंद करते थे। इमारत बहुत पुरानी थी और उसे कई बार ठीक किया गया था, इसलिए वहां बहुत सारे छोटे-छोटे कोने और दरारें थी। इमारत के कुछ अजीब हिस्से थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, जैसे बिना किसी कारण के बाहर निकली हुई दीवारें और पूरी तरह से बंद कमरे। एक जगह वाकई डरावनी और असुरक्षित लग रही थी, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर ली और प्रभारी लोगों को दिखाई। पहली मंजिल पर गैरेज में एक दरवाजा था जो रैंप के ठीक नीचे एक गलियारे की ओर जाता था जो गैरेज की दूसरी मंजिल तक जाता था। वहां एक जगह थी जो एक बड़े बच्चे जितनी चौड़ी और एक स्कूल बस जितनी लंबी थी। यह वास्तव में कहीं खास नहीं थी। अंत में एक हैंडल के साथ एक बड़ी पानी की पाइप थी और यही एकमात्र कारण था कि यह जगह वहां थी। जब अंधेरा होता था और मेरे पास केवल एक छोटी सी टॉर्च होती थी, तो पाइप अलग-अलग चीजों की तरह दिखता था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी दरवाजे पर लगा ताला जो सब कुछ बंद रखता था। दरवाजे के दोनों तरफ कोई ताला या चाबी रखने के लिए कोई छेद नहीं था, लेकिन बाहर की तरफ एक बड़ी स्लाइडिंग कुंडी थी जो दरवाजे को बंद रखती थी। आप सिर्फ इसी एक दरवाजे से अंदर या बाहर जा सकते थे और यह बाहर से बंद था। अगर कोई अंदर था तो वह इसे खोल नहीं सकता था या बाहर नहीं निकल सकता था। जब से मैंने यह जगह देखी है, मैं इस बात की चिंता करना बंद नहीं कर सकता कि कोई अंदर कैसे फंस सकता है। मैंने समस्या के बारे में प्रभारी लोगों से बात की, लेकिन वे मदद नहीं करना चाहते थे। इसलिए हर रात मुझे दरवाजा खोलकर अंदर देखना पड़ता था, लेकिन मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। यह लंबे समय तक चलता रहा और फिर एक दिन कुछ बहुत बुरा हुआ जिसकी मुझे चिंता थी। सुबह के करीब 3 बजे थे और मैं पार्किंग गैराज में अपना काम कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था और बुधवार की रात शांत थी। कैमरों में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, इसलिए मैं सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन अचानक मुझे सावधान रहना पड़ा। मैंने गैराज में एक दरवाजा बंद होते सुना और मुझे यकीन नहीं था कि यह क्या है, इसलिए मैं इसे देखने गया। जब मैंने देखा कि एक अंधेरे दालान का दरवाजा खुला था, तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया। मैंने चारों ओर देखा कि कोई है या नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि मैं अकेला था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई छिपा न हो, मैंने उन्हें डराने के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और मैं किसी को भी नहीं देख सका। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि शायद कोई दालान में छिपा हो जो कहीं नहीं जाता। इसलिए मैंने भागने के बजाय बाकी रास्ता पैदल चलने का फैसला किया। मैंने दालान में देखने के लिए अपनी टॉर्च का इस्तेमाल किया और एक पल के लिए मैं यह देखकर खुश हुआ कि वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर
मैंने लगभग 10 फीट अंदर एक खाली कांच की बोतल देखी। मैंने एक बड़ी आह भरी और खुद से सोचा कि कोई वहां शराब पी रहा होगा, और जब उन्होंने मुझे आते देखा तो मैं डर गया और वहां से चला गया। जब मैं भाग रहा था तो मैंने गलती से एक तेज आवाज की। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि किसी के लिए वहां खड़ी कारों पर चढ़ना, दीवार फांदना और बाड़ फांदकर अगले दरवाजे की पार्किंग में जाना आसान होगा। यह इसलिए संभव था क्योंकि गैरेज का एक हिस्सा भूमिगत था। बहुत से लोग उस रास्ते से अंदर जाते थे क्योंकि दालान कैमरे के लिए देखना मुश्किल था। मैंने कुछ कचरा देखा और मुझे पता था कि मैं इसे वहां नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने बोतल उठाने का फैसला किया। मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि मुझे दालान में चलना था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि यह ठीक है और कोई भी बाहर आकर मुझे बंद नहीं करेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और कमरे में चला गया। लेकिन जब मैंने बोतल पकड़ने की कोशिश की तो दरवाजा अचानक बंद हो गया। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वह पहले से ही बंद था। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई भी आसपास नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैं फंस गया हूं और ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूं। अगर मेरे पास मेरी टॉर्च नहीं होती तो मैं वाकई फंस जाता। बहुत अंधेरा था और मैं अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा था। जब मुझे लगा कि मैं जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता तो मैंने अपना फोन उठाया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि सिग्नल न होने के कारण फोन काम नहीं कर रहा था। दीवारें कठोर ब्लॉकों से बनी थी और दरवाजा मजबूत धातु से बना था। पूरी बड़ी 6 मंजिला इमारत मेरे ऊपर थी और मैं मदद के लिए पुकार नहीं सकता था। मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था और खुद से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बाहर से दरवाजा खोले, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और किसी के मेरी मदद करने में काफी समय लग सकता था। मैं चिंतित था क्योंकि मुझे सुबह काम पर जाना था। जब मैं फंसा हुआ था तो जिस व्यक्ति ने मुझे फंसाया था वह पार्किंग गैराज में अपनी मनचाही चीजें कर रहा था। मैंने कार के अलार्म को तेज आवाज करते हुए सुना और मुझे लगा कि कुछ हो रहा है। थोड़ी देर बाद सभी अलार्म बंद हो गए। मैं दरवाजा पीटता रहा और चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं आया। कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि मैं जल्दी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इसलिए मैंने शांत रहने की कोशिश की। मैं दीवार के पास बैठ गया और अपनी टॉर्च बंद कर दी ताकि बैटरी ज्यादा समय तक चले। मैंने सुनिश्चित किया कि कोई आसपास न हो। हर कुछ मिनट में मैं दरवाजा बहुत जोर से खटखटाता रहा। लगभग 2 घंटे बाद आखिरकार मुझे किसी का ध्यान आया जो सुबह सुबह काम पर जा रहा था। जब उन्होंने मुझे जाने दिया तो मैंने कहा धन्यवाद, लेकिन फिर मुझे तुरंत पुलिस को फोन करना पड़ा क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी कारों की खिड़कियां टूटी हुई थी। पार्किंग में हर जगह शीशे बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया था वह वास्तव में जानता था कि कारों में सेंध कैसे लगाई जाती है। उन्होंने यह पता लगा लिया कि मुझे कैसे धोखा दिया जाए और कारों से चोरी करते समय कार अलार्म बंद कर दिया जाए। हमारे पास केवल सप्ताहांत पर सुरक्षा गार्ड होते हैं, इसलिए हम सामान्य बुधवार को असुरक्षित थे। सभी नुकसान और चोरी की गई चीजों के कारण मैंने बहुत सारा पैसा खो दिया और मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। मैं वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं चला कि यह किसने किया और वह व्यक्ति कभी वीडियो में नहीं पकड़ा गया। मुझे हमेशा देर तक जागना पसंद है, इसलिए मैं रात में काम करता हूं। मुझे दूसरे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऐसी नौकरी चुनी जहां मैं अकेला रह सकूं। हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैं अपने स्थानीय स्कूलों में रात में चौकीदार बन गया। अधिकांश जगहों पर स्कूलों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें हमेशा रात में साफ करने की जरूरत होती है, लेकिन हाल ही में यह और भी जरूरी हो गया है। जब मुझे किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक बड़े स्कूल में अपनी पहली नौकरी मिली, तो दिन में कुछ सफाई कर्मी थे।
लेकिन रात में मैं और एक अन्य व्यक्ति मिलकर स्कूल की सफाई करते थे। मैं अपने सहकर्मियों से ज्यादा बात नहीं करता और मुझे यह पसंद है। हर रात हम पूरी जगह को बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं। हम फर्श को पोंछते या वैक्यूम करते हैं, डेस्क और दरवाजे के हैंडल पोंछते हैं और शौचालय और सिंक को साफ करते हैं। यह सब करने में काफी समय लगता है, लगभग 8 घंटे, और उस दौरान मैं किसी से बिल्कुल भी बात नहीं करता। मेरा काम वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग महिलाएं हैं और वे आमतौर पर मुझसे बात नहीं करना चाहती। जब मैं दूसरों को बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, तो कई लोग सोचते हैं कि सबसे मुश्किल काम छात्रों के बाद सफाई करना है। मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी और के साथ पूरा दिन बिताने के बजाय हर रात बहुत गंदे शौचालयों की सफाई करना पसंद करूँगी। बच्चों का एक बड़ा समूह था। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। यह हैलोवीन के बाद की रात थी। मैं हमेशा की तरह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम पर गई। मैंने अपने सहकर्मी को नमस्ते भी नहीं कहा, क्योंकि हम इमारत के अलग अलग छोर पर काम करने लगे थे और काम खत्म होने के बाद ही एक दूसरे से मिलते थे। पहला घंटा काफी सामान्य था, लेकिन एक अजीब बात हो रही थी। मैं आमतौर पर अपने हेडफोन पर धीमी आवाज में संगीत सुनती हूँ, लेकिन मैं उनके बाहर कुछ सुन सकती थी। आमतौर पर बाकी सभी शिक्षक 8 बजे तक घर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई देर तक रहता है। मैं समझ नहीं पाया कि मेरा संगीत बजने के दौरान आवाज क्या थी, लेकिन मैं इसे बंद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे अनदेखा कर दिया। मैंने अपनी बाल्टी के लिए कुछ ताजा पानी लाने के लिए फर्श की सफाई से थोड़ा ब्रेक लिया। मैं लगभग 5 मिनट के लिए चला गया था, और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि गीले फर्श के बारे में लोगों को चेतावनी देने वाला साइन गिर गया था। मुझे इसे ठीक करने की जरूरत थी, इसलिए मैंने सावधानी से गीले फर्श पर कदम रखा ताकि साइन को वापस लगाया जा सके, और फिर मैंने उस जगह को साफ किया जहां से मैं बाहर निकलते समय चला था। मैं थोड़ा परेशान था और साइन को ठीक करने के लिए चला गया, लेकिन फिर मैंने कुछ आश्चर्यजनक देखा। पानी में छोटे पैरों के निशान थे जो लग रहे थे कि वे किसी बच्चे द्वारा बनाए गए थे। साइन को वापस लगाने के बाद मैंने उन छोटे पैरों के निशानों का अनुसरण करने का फैसला किया, यह जानते हुए कि मुझे उसे भी साफ करना होगा। मैं पूरे गलियारे से नीचे चला गया और कुछ निशान देखे जो दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों तक जाते थे, लेकिन उसके बाद निशान गायब हो गए। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपना फोन निकाला और अपना संगीत बंद कर दिया ताकि मैं किसी के इधर उधर घूमने की आवाज सुन सकूं। मैंने गलियारे के अंत में कुछ हिलता हुआ देखा और शांत स्कूल में पद चिन्हों की आवाज सुनी, इसलिए मैं इसे देखने के लिए वहां गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन फिर मैंने एक छोटे बच्चे को हंसते हुए सुना। ऐसा लगा जैसे मैं किसी डरावनी फिल्म में हूं, लेकिन मैं डरने से ज्यादा निराश था। मैं एक पल के लिए स्थिर खड़ा था जब मुझे अचानक नीचे से तेज आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से नीचे भागा और यह देखकर चौंक गया कि मैंने जो पोछा बाल्टी भरी थी वह पलट गई थी और पानी पूरे फर्श पर फैल रहा था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं जल्दी से वापस चौकीदार की कोठरी में जाऊंगा और पोछा और कुछ तौलिए लेकर उसे साफ करूंगा। मैंने एक बड़ी गंदगी को साफ करने में 30 मिनट बिताए और फिर गलियारे को साफ करने में 15 मिनट और बिताए, क्योंकि यह भी गंदा था। इसका मतलब था कि मेरे पास अपने लंच ब्रेक के लिए समय नहीं था। मैं वास्तव में परेशान था, इसलिए मैं अपने सहकर्मी के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ कोई चाल चल रही है। वह वाकई हैरान दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने पूछा कि क्या मैं ठीक हूं या मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन मैं बस चली गई। मैंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और अपने काम पर वापस आ गई। एक और घंटे के बाद
मैं थोड़ा बहुत ध्यान दे पाई। मैं गुस्से में थी और सोच रही थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने स्कूल को बताने या पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे चिंता थी कि लोग सोचेंगे कि मैं बेवकूफी कर रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे सहकर्मी ने सोचा था। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर रात के करीब 11 बजे स्कूल की लाइटें अचानक चली गईं। कुछ सेकंड के लिए बहुत अंधेरा हो गया, लेकिन फिर इमरजेंसी लाइटें जल गईं और एक पल के लिए सब कुछ लाल हो गया। मैं वाकई हैरान थी और थोड़ी डरी हुई भी। मुझे लगा कि शायद कुछ टूट गया है या कुछ बच्चे बस शरारत कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अलग अलग विचार घूम रहे थे। चूंकि मेरे पास लाइट स्विच वाले कमरे की चाबियां थीं और मैं सबसे नजदीक थी, इसलिए मैंने जो कुछ भी कर रही थी उसे एक तरफ रख दिया और जांच करने चली गई। मैं वाकई परेशान थी क्योंकि मैं समय खो रही थी और अपना लंच ब्रेक मिस कर रही थी। लेकिन फिर किसी चीज ने मुझे वह सब भूलने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने सहकर्मी की एक बहुत ही डरावनी चीख सुनी जो लगातार जारी रही। इसने मुझे रोक दिया और ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे अभी अभी झटका लगा हो। थोड़ी देर बाद मैंने एक तेज आवाज सुनी, जैसे कोई दरवाजा बहुत जोर से खोल रहा हो, जैसे वे अंदर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। मैं चाहता था कि यह मेरा काम का दोस्त हो जो भाग रहा हो और कोई अजनबी स्कूल में घुसने की कोशिश न कर रहा हो। मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आखिरकार इलेक्ट्रिकल रूम में पहुंच गया। मैं दरवाजे के ठीक बाहर था, सही चाबियां ढूंढ रहा था, जब मैंने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मैंने बहुत धीरे से दरवाजा खोला क्योंकि मुझे डर था कि अंदर क्या मिल सकता है। अचानक मैंने अंधेरे में एक व्यक्ति को खड़ा देखा और इससे मैं वास्तव में डर गया। मुझे यकीन नहीं था कि वह कौन था। मैंने लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकालने का फैसला किया। लेकिन तभी वह व्यक्ति करीब आया और मेरे ठीक सामने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने एक बुरा शब्द कहा और पीछे की ओर कूद गया। लगभग गिरते गिरते मैं अपने पीछे की दीवार से जा टकराया। जब मैं फिर से संभल गया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं वास्तव में वहां से जाना चाहता था, लेकिन पहली बार मैंने किसी और की मदद करने के बारे में सोचा। इसलिए मैं अपने दोस्त को खोजने के लिए स्कूल के दूसरी तरफ भागा। कुछ गलियारों की जांच करने के बाद मैंने आखिरकार बाथरूम के बगल में फर्श पर उसकी सफाई की बाल्टी को अकेले पाया। मैं जल्दी से उसके पास गया, यह देखने की इच्छा रखते हुए कि वह ठीक है और उसे चोट नहीं लगी है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय इसके कि वह गायब थी। मैंने कम रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूं। लेकिन मैं अभी भी दूर कहीं एक बच्चे की हंसी सुन सकता था। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, जैसे कि मेरे सीने में कुछ भारी भरकम बैठा हुआ है। मैंने बाल्टी से पोछा पकड़ा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए और क्या इस्तेमाल करना है। मैंने छड़ी को ऐसे पकड़ा जैसे कि वह एक नुकीला भाला हो और गलियारे में नीचे देखा जहां से हंसी की आवाज आ रही थी। मैं इतना केंद्रित था कि मुझे लगा कि मैं अपने आसपास की हर चीज का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहा हूं। तभी अचानक मैंने किसी को मेरे कान में फुसफुसाते हुए सुना, हेलो। मैंने जल्दी से मुड़कर उस व्यक्ति पर पोछा लगाया जो चुपके से मेरे पीछे आ रहा था। उन्होंने शोर मचाया और गिर पड़े, फिर तुरंत बीमार हो गए। मैंने उन पर चिल्लाकर पूछा कि वे कौन हैं, लेकिन इसके बजाय वे रोने लगे। मैं देख सकता था कि वे रुकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे रुक नहीं पा रहे थे। पहले तो मैं डर गया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ खतरनाक देखा है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह बस एक छात्र था जो फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं गलती से किसी छात्र को चोट न लग जाए। लेकिन अगले कुछ दिनों में चीजें बेहतर हो गईं।
कुछ 9वीं कक्षा के जुड़वां बच्चों और उनके छोटे भाई ने स्कूल में रात भर रुकने वाले लोगों को डराने के लिए लॉकर में छिपकर हैलोवीन के लिए कुछ मौजमस्ती करने का फैसला किया। पूरे स्कूल में लॉकर की एक पंक्ति थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था और उन पर कोई ताला नहीं था। कुछ बच्चे जो बहुत दुबले-पतले थे, स्कूल की गतिविधियों के बाद छिपने के लिए उन लॉकर में घुस जाते थे। उन्हें लगभग स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन वे बहुत रोए और स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा व्यवहार करते हुए मुझे अपनी नौकरी रखने दी। हालांकि मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा, इसलिए मुझे लोगों, खासकर बच्चों के बीच रहना पसंद नहीं है।